हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब। हमारे भविष्य के पुलिस कर्मियों, आप लोग के लिए हम सेट करवाए थे। ठीक है, समय के अभाव के कारण मैं लेट से डिस्कस दे रहा हूं और बहुत जल्दी करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि सर बहुत कुछ डिटेल बताए नहीं। जितना बता रहे हैं, आज पहला सेट है तो आप आज इतना ही से संतुष्ट कीजिएगा। आने वाले समय में मैं अच्छा से समय लेके आऊंगा और बढ़िया से हर एक चीज का खंडन करके आपके बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग बढ़िया से अपना आंसर मिला लीजिएगा। और चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ क्या करना है, तो सबसे पहली बात है कि 1917 में जो है कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। पहले ये जानिए कि 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है और सितंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यानी 1914 को 28 जुलाई में प्रारंभ और 1918 नवंबर में खत्म। कितना देश? 37 देश। ठीक है, उसमें से रूस में जो है आप लोग को पता है, रूस का जो है वहां पे जार निकोलस हुआ करता था। निकोलस द्वितीय वहां का शासन गद्दी में बैठा हुआ था। और सबसे पहले बात है, रूस में क्रांति लेनिन के नेतृत्व में तभी हुआ था, रशिया में 1917 में। जैसे वहां पे उन लोग का विद्रोह शुरू हुआ तो वर्ल्ड वार छोड़ के ये लोग अपना युद्ध में चला गया। अब हुआ क्या था ना कि वहां पे देखिए दो खेमा में था। एक वो था हम लोग धुरी राष्ट्र कहते हैं, वो मित्र राष्ट्र कहते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रल पावर कहते हैं। तो ये जो रूस था ये मित्र राष्ट्र में आता था, धुरी राष्ट्र में नहीं आता था। धुरी राष्ट्र में कौन हो जाएगा आपका? जर्मनी हो जाएगा, जापान हो जाएगा, इटली हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी हो जाएगा। और मित्र राष्ट्र में आपका फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, ये सारा चीज आपका मित्र राष्ट्र में। एक चीज का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान मित्र राष्ट्र के साथ था और धुरी मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर में यानी दूसरा विश्व युद्ध में जापान आपका किसके साथ हो जाएगा? मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र के साथ हो जाएगा, यानी जर्मनी वाले खेमे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका जो जितना बात बोले हैं इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। क्या बोले थे? 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो क्या हो जाएगा आपका? रूस हो जाएगा। अभी आपको बोले यहाँ पे लेनिन 1917 में रूस की क्रांति हो बात करता था। निकोलस जार जो द्वितीय था उसको हटा के गद्दी से पहली बार वहां पे जो है आपका हम लोग बोलते हैं ना सोवियत संघ का पहली बार वहां पे आपका सरकार बना था। ठीक है, जार का शासन खत्म हो गया। तो पहला का आंसर आपका बी हो जाएगा। अमेरिका 1917 में आके जुटा था। एक लुसीतान या जहाज था। ठीक है, वहां पे अमेरिका का कुछ सैनिक था उसमें और वो जहाज को जर्मनी द्वारा डुबा दिया गया था। इसी की वजह से अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात एकदम आराम से समझिएगा, बहुत जल्दी बोल रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, बस सुनते चलिएगा। वर्साई की संधि में सर्वाधिक क्षति किसको हुआ था? सबसे पहले ये जानिए कि वर्साई की संधि 1919 में हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जैसे खत्म हुआ तो 3 संधि हुआ था, एक सेब्राई की संधि, एक वर्साई की संधि और एक संधि था जो ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था। तो ये 2-3 संधि याद रखिएगा। वर्साई की संधि कहिएगा तो जर्मनी के साथ और सेब्राई की संधि कहिएगा तो किसके साथ? आपका तुर्की वाले के साथ हुआ था, जिसमें आपका ऑटोमन एम्पायर आपका 2 चीज हो गया ना, एक वर्साई की संधि में जर्मनी हो गया और आपका सेब्राई की संधि में ऑटोमन एम्पायर हो गया। तो उसके साथ किया था, तो सेब्राई की वर्साई की संधि में और यही वर्साई की संधि में ही सेकंड वर्ल्ड वॉर का बीच छुपा हुआ था। इसी की वजह से आपको पता होना चाहिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से लेकर 45 तक चला था। जर्मनी में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस टाइम, क्योंकि हिटलर जो था ऑस्ट्रिया का था और ऑस्ट्रिया से आकर के वो जर्मनी में बस गया था और जर्मनी से उसको बहुत ज्यादा मोहब्बत था। ठीक है, जो भी था इसको जान लीजिएगा। ठीक है, वहीं पे सेना में काम करता था और यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हार की वजह से उसने बदला लेने के लिए जर्मनी में एक ऐसा माहौल बनाया, वहां के लोग को ऐसा भड़काया, जेल में रह करके ऐसा लोग को भड़काया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का परिस्थिति बन गया। फिर 1939 से लेकर 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। और ये बात जान लीजिएगा, जर्मनी का हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर 1933 में बनता है और 1945 में अपना हत्या कर लेता है। मेन कैंप उसका जो है आत्मकथा है। ये चीज आप लोग को खास के बिहार पुलिस वाले भाइयों को ये सब क्वेश्चन याद रहना चाहिए। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आप लोग को ज्यादा पूछा जाता है और आपके लिए जो महत्वपूर्ण है बस मैं वही बात कर रहा हूं, बाकी बचा जो महत्वपूर्ण चीज नहीं उस पर दिमाग नहीं लगाना है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार कब मिला? तो देखिए, काम के अधिकार को सबसे पहले संवैधानिक, अभी आपको क्या बोले, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हो गई आपकी रूस में लेनिन के नेतृत्व में। 1922 में वहां पर सरकार का गठन होता है। ठीक है, फिर स्टालिन बैठता है और हमारे जो भगत सिंह थे लेनिन को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, क्योंकि लोग साम्यवादी विचारधारा के थे। ठीक है, ये लोग क्या चाहते थे? मजदूर का और किसान का सरकार हो। इसी वजह से भगत सिंह को जब फांसी देने के लिए लेके जाया जाता था तो उसका जो है जो जेलर था वो नहीं, जो अब जल्लाद था, बोला कि चलिए, तो बोला कि नहीं, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, यानी लेनिन का जिम्नी पड़ रहा था। ठीक है, तो ये याद से इसको आपको याद रहना चाहिए। तो ये रूस हो जाएगा आपका आंसर, ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति, अभी आपको बोले बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लेनिन। देखिए, एक ही क्वेश्चन से सारा क्वेश्चन का कनेक्शन जुड़ा हुआ है और ये सारा क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। ये बात जान लीजिए। मैं अपने घर से
क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ सर, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012-13 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको जाइएगा उलाट के देखिएगा, आपका पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आपका लेनिन हो जाएगा। लेनिन के बाद स्टालिन बैठा था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे चलिए। कांग्रेस, कांग्रेस जो है ये कांग्रेस अपना कौन सा कांग्रेस, जो आपका 1985 में गठन हुआ था। ठीक है, वही कांग्रेस के बारे में पूछ रहा है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये हाथ छाप अभी भी आप लोग देखते हैं। ठीक है, हाथ छाप है, कमल छाप किसका है, तो बीजेपी का है। और चक पहले एक जनता दल का सरकार बना था, सबसे पहले हम लोग के इंडिया में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार क्या कहते, क्या कहिएगा, 1977 में बना था। मोरारजी देसाई, सबसे ज्यादा उम्र का प्रधानमंत्री बनने वाला मोरारजी देसाई, और सबसे पहले विश्वास मत नहीं पड़ा, उस पर अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं आया था, बट विश्वास मत नहीं पारित कर पाया था, जिसकी वजह से इस्तीफा दे दिया था। तो ये अपना उसी का था ये। ठीक है, और मसाल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे में बढ़ते हैं। और ये सब सारा चीज इतना जल्दी में बता रहा है तो कहिएगा कि सर ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ करना है। ठीक है, ये केंद्र सरकार की किस पार्टी उस टाइम का, ये पुराना क्वेश्चन है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव नहीं है। देखिए, जहां पे लोकतंत्र होगा तो वहां पे चुनाव होगा, क्योंकि देखिए लोकतंत्र का क्या मतलब, लोगों का तंत्र, एक ऐसा तंत्र जहां पे लोग हो, यानी लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, है ना, यही है ना। इब्राहिम लिंकन जी क्या बोले थे, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो वही ऑफ द पीपल जहां पे होगा तो उसका चुनाव होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, लोग में से किसी एक को आपको सत्ता में बैठाना है। कोई एक आदमी क्या करेगा, आपका संचालन करेगा, लोगों पे ही करेगा, तो उसके लिए चुनाव जरूरी है। तो चुनाव के लिए क्या, कोई दल होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, राजनीतिक दल होना जरूरी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राजनीतिक दल हो जाएगा। लोकतंत्र का जननी किसको कहता है, लोकतंत्र का जननी हम लोग ब्रिटेन को कहते हैं। ऐसे हमारे मोदी जी अभी बोलते फिर रहे हैं कि लोकतंत्र का जननी हम ही लोग थे, क्योंकि सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था आपका वैशाली में हुआ था। ये बात याद रखेगा। ठीक है, वैशाली में सबसे पहले विश्व का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली को आता है। ठीक है, मगर किताब में लिखा हुआ रहता है कि गणतंत्र का, लोकतंत्र का जननी कौन है, ब्रिटेन है। ओके, चलिए आगे चलता है। ठीक है, तो योजना आयोग, देखिए ये योजना है, तो योजना आयोग हम लोग कहां से, रूस से लिए थे, तो ये बात जानते हैं क्या। ठीक है, पहला योजना आयोग हम लोग का 1951 से 1950 में योजना आयोग का स्थापना होता है। ठीक है, और ये आपका 2015 में योजना आयोग खत्म होकर के नीति आयोग आता है 1 जनवरी से। देखिए, जितना जल्दी हो सके आपको हम बताना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा चीज को समझिए। इनमें से क्षेत्रीय दल कौन सा, देखिए 2 होता है, कोई राष्ट्रीय दल है, कोई क्षेत्रीय दल। जो नेशनल लेवल पे होगा तो वो राष्ट्रीय दल कहलाएगा, जो क्षेत्र लेवल पे होगा तो वो क्षेत्रीय दल हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग का आरजेडी क्या हो गया, क्षेत्रीय दल हो गया। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है, वो क्राइटेरिया फुलफिल की जगह जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग अपना क्राइटेरिया फुलफिल करता है, फिर उसको आपको क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल का मान्यता दिया जाता है। तो इसी में से आपका क्या बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्रीय दल है, तो कांग्रेस आपका क्षेत्रीय दल नहीं है। अकाली दल पहले का क्वेश्चन है, 2012 का जब आपका एग्जाम हुआ था तब का है, तो उस टाइम का आपका जनता दल हो जाएगा। ठीक है, भारतीय जनता दल भी रहा है, अकाली दल भी रहा है। ये अकाली दल पंजाब में आपका काम करता है। ठीक है, ये अभी किसके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय कर लिया। उस टाइम का क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली में संबंधित स्थलों में युग्मों में से कौन सा सही, देखिए भारतीय अंतरिक्ष प्रणाली अभी हम लोग चंद्रयान मिशन 1, देखिए चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में। एकदम शॉर्टकट में याद रखिएगा। पहला चंद्रयान गया था कै तारीख को, आपको याद रखना है। पहला चंद्रयान 22 अक्टूबर, दूसरा चंद्रयान 22 जुलाई, तीसरा चंद्रयान कितना गया था, 14 जुलाई को। ओके, तो 14 जुलाई को कब गया था, 14 जुलाई 2023 को तीसरा चंद्रयान गए थे। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश हुआ है। ये बात चांद पर कदम रखने वाला भारत चौथा देश है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इसरो उपग्रह केंद्र कहां हो जाएगा, इसरो का जो उपग्रह केंद्र हो जाएगा UR राव, जिसको उडुपी रामचंद्र राव केंद्र कहते हैं, वो बेंगलोर में है। ओके, श्रीहरिकोटा गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ये सही है। ठीक है, जितने भी हम लोग का जो भी सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करते हैं, जो उसका गाड़ी होता है, जैसे अभी हम लोग चंद्रयान 3 को लेके गए थे ना, बाहुबली किलो के। ठीक है, जिसको हम लोग LVM Mark 3 4 बोल रहे थे, तो वही वाला गाड़ी, ये वाला गाड़ी कहां पे बनता है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, ये केरल का राजधानी भी। ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हम लोग का कहां पे, सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। भारतीय सदूर समिति एजेंसी कहां पे हो जाएगा, ये देहरादून। रिमोट सेंसिंग, देखिए आपका जो क्या भारतीय कहेगा तो कहां कहिएगा, आपको देहरादून कहना है, अगर नेशनल कहेगा तो हैदराबाद कहना। ये दो बात याद रखिएगा। भारतीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहां पे हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। यहीं पे राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहेगा तो आपको हैदराबाद मानना। यहीं पे आदमी फंसता है, तो ये आपको दोनों बात याद रखते चलना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, एकदम आराम से सुनिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहा, देखिए बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति हुई थी, ये बात याद रखिएगा। 10 मई को मेरठ से निकला था दिल्ली में जाकर के। बहादुर शाह जफर को सबसे उम्र दराज बादशाह था ये। ठीक है, इसको जाके अपना नेता घोषित कर दिया। और नेता घोषित करने के बाद ये जो है अपना जो सैन्य नेतृत्व बख्त खां को दे दिया था, और अंग्रेज जो है वहां पे धावा बोल दिया। निकोलसन हडसन वहां का अंग्रेज था जो विद्रोह को दबा रहा था, और इसी के फलस्वरूप हुमायूं के मकबरे में जाके छुप गए थे, और फिर वहां से उठा करके इसको और इसकी जो बीबी थी जीनत महल को, दोनों को उठा करके यहाँ से निर्वासित कर दिया था। अपना बहादुर शाह जफर जो को म्यांमार रंगून में 1862 में उसका वहां पे मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उसी ने बोला था, ए जफर कितना बदकिस्मत है, तो 2 गज जमीन भी ना मिला कफन के लिए। ठीक है, तो बात याद रखना भाई, ये
अपना सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद सरकार का गठन किया था तो सबसे पहले वहीं से म्यांमार, क्योंकि जापान से होते म्यांमार होते अंडमान निकोबार आए थे, तो यहीं पे सबसे पहले यहीं से शुरू किए थे, म्यांमार रंगून में गए हुए थे। तो याद रखिएगा, जीनत मलिक का पत्नी था। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? देखिए, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहा जाता है। जिब्राल्टर क्या है? एक जल संधि है, ठीक है, जिसको अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच को जोड़ता है। जैसे आपको यहाँ पे देखिएगा बाबुल मंदेब कहेगा ना, तो क्या कहिएगा आप लोग? फारस की खाड़ी को, मतलब सॉरी फारस की खाड़ी बोल रहे हैं, अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है। बाबुल मंदेब हारमुज जल संधि कहेगा तो क्या कहिएगा? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ जोड़ता है। ये तीन याद रखिएगा। उसी तरह से जैसे भूमध्य सागर में देखिए, थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं, मैप है मेरे पास। देखिए, कम समय की वजह से हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये आपको हम सट सट बता दें। देखिए, ये वाला आप पहले मैप देख लीजिए। ये मैप देख रहे हैं ना, ये आपका भूमध्य सागर है, ठीक है, और ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो यही पे आपका क्या है? आपका जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। ये जिब्राल्टर संधि है। इस जल संधि से अगर इधर से इधर हमको आना है तो जिब्राल्टर जल भूमध्य सागर का कुंजी इसको कहते हैं भूमध्य, ये आपका जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। अब देखिए, यहाँ हो गया, ये आपका लाल सागर हो गया, ये आपका अदन की खाड़ी हो गया, ठीक है। तो लाल सागर को यहीं पे आपका सुएज नहर है, ये सुएज, और यहाँ से यहाँ पे अगर जो जोड़ेगा तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बाबुल मंदेब हो जाएगा। और यहीं पे अभी आपको बोले थे हारमुज जल संधि, ये आपका फारिस की खाड़ी और ये आपका ओमान की खाड़ी। तो यहाँ पे कुछ खाड़ी देश है, उसको याद रखिएगा। ये यमन है, ये ओमान है, यहाँ पे यूएई हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आगे आ जाइएगा तो आगे आपको बहरीन मिलेगा, कतर मिलेगा, ठीक है। फिर ऊपर में जाइएगा कुवैत, और ये आपका सऊदी अरब है, और ऊपर में ये ईरान है। तो आपको क्या कहेगा कि आपका हारमुज जल संधि किसको किसको किसके किसके बीच है? तो ईरान और ओमान के बीच है। और ये कौन कौन सा सागर है? तो क्या कहिएगा? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। यहीं पे कहेगा आपको किसके बारे में? हाँ, बाबुल मंदेब के बारे में। तो क्या कहिएगा? यहाँ पे आपका यमन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? ये सोमालिया। यहाँ पे सोमालिया, देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश आता है, ये सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे जो होगा ये बाबुल मंदेब होता है, ठीक है। ये आपका कौन सा? लाल सागर है, और यहाँ पे सुएज नहर है। सुएज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर। इसका बनना 1859 में शुरू हुआ था और 69 में जाके बनके तैयार हुआ, और 1956 में इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका लंबाई कितना है? 193 किलोमीटर है। यहाँ पे आपका जो है सुएज नहर में जो है 2-3 को झील है, वो झील को याद रखिएगा, ठीक है। एक ग्रेट बीटर है, लिटिल बीटर है झील, ठीक है। ये सब झील का नाम है, आपको बता रहे हैं, ये बहुत बार पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा हम बता दिए। देखिए, जाएंगे तो बहुत फिर लंबा चला जाएगा, इसी वजह से हम जाना ज्यादा नहीं चाहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य? 12 नंबर, ये देखिए एक था, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर की कुंजी हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? भूमध्य सागर का कुंजी जिब्राल्टर। सुएज नहर के बारे में आपको बता दिए। सुएज नहर का स्थापना, सुएज नहर बनना कब हुआ था? 59 से शुरू हुआ था, 1859 से, ठीक है। बन के तैयार कब हुआ? 1869 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। लंबाई कितना है? आपको कितना बताया? 193 किलोमीटर है, ठीक है। अब उसका बेनिफिशियो की संधि यूरोप में, मेसिना जल संधि उधर ही पड़ता है, ठीक है। जब अब तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय का जानकारी मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय का जानकारी? हाँ, तो बोलता है कि कौन सा है? तो बाणभट्ट। देखिए, हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। कदम्बरी भी कौन लिखा था? बाणभट्ट लिखा था। तो आपका कौन? भभूति। मालती माधव के लेखक भभूति थे, ठीक है। कल्याण राजतन ने लिखा था। हेरिसन जो है समुद्रगुप्त के काल दरबार में रहते थे, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। गुप्त वंश का जो है आपका कौन? चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था आपका समुद्रगुप्त, ठीक है। इसी को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये हेरिसन उसी के दरबार में रहता था। बाणभट्ट रहता था किसके? हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन का कार्यकाल क्या कहिएगा? 606 से लेकर 647 तक, ठीक है ना। मतलब एक शक्तिशाली राजा कहा जाता था उस टाइम हर्षवर्धन को। तो इसने 2 किताब लिखा है, याद रखिएगा, हर्षचरित लिखा है और कदम्बरी लिखा है, ठीक है, ठीक है। और ये पे हर्षवर्धन कहेगा कि हर्षवर्धन का जो है लिखित पुस्तक बताइए, तो वहां पे आप क्या दीजिएगा? आपका रत्नावली है, नागानंद है, ठीक है। उसके बाद प्रियदर्शी का है, उसका 3 साल किताब था। ये पूछ लेता है मिलान के लिए, याद रखिएगा, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी का। ये किसका है? हर्षवर्धन का। बाणभट्ट का बुक कहेगा तो क्या कहिएगा? बाणभट्ट का 2 कहिएगा, हर्षचरित लिखा था और कदम्बरी बाणभट्ट लिखा है, ओके। और भभूति का क्या हो जाएगा? मालती माधव हो जाएगा। कलहन का राजतरंगिनी, कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। हेरिसन कौन हो जाएंगे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है, जिसको आपका नेपोलियन कहा जाता था। किसका? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। नादिर शाह की तरह इसका भी जो है अभी, अच्छा छोड़िए, बाद में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे में बसा हुआ? देखिए, नील नदी क्या है ना, 2 नील नदी है। एगो विक्टोरिया झील से जो निकलेगा तो वो आपका व्हाइट नील हो जाएगा, और एक टाना झील है जो इथोपिया में पड़ता है, वहां से जो झील निकलेगा तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका ब्लू नील। और ये दोनों व्हाइट नील और ब्लू नील जाके मिलता है आपका कौन? सूडान में, सूडान के खार्तूम में। तो खार्तूम में जहां पे मिलेगा वहां से नील नदी कहलाता है। तो वही आपको बोल रहा है कि कौन सा नहर नदी के किनारे में बसा हुआ है, तो खार्तूम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या है? आपका सूडान का राजधानी भी आपका खार्तूम ही है, ये बात आपको याद रखना है। एगो दक्षिणी सूडान, एगो उत्तरी सूडान। चलो थोड़ा सा निकाल के दिखा देते हैं आपको। हाँ, अच्छा छोड़िए,
देखिए उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान 2011 में सूडान अलग अलग हो गया, ठीक है। तो उत्तरी सूडान का जो राजधानी हो जाएगा आपका खार्तूम और दक्षिणी सूडान का राजधानी है आपका जुबा। तो ब्लू नील और व्हाइट नील का संगम वही होता है और नील नदी आपके कहां पे मिलता है आपका भूमध्य सागर में। नील नदी की लंबाई कितना है टोटल आपका, तो याद रखिएगा आपका कहेगा कि नील नदी का लंबाई कितना 6650 है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ओके। भूमध्य सागर में जाके अपना मुहाना बनाता है, ठीक है। नील नदी में एक बहुत बड़ा बांध है जिसको आसमान बांध कहते हैं, ठीक है। नासिर झील जो है आसमान बांध के पीछे जो है जो झील बनता है उसको नासिर झील कहता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। नैरोबी केनिया का राजधानी है, अदीस अबाबा इथियोपिया का राजधानी है, खार्तूम तो आपको बोल ही दिए हैं हम, ठीक है। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा, देखिए सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक दक्षिण सागर, उसके बाद फिर आर्कटिक महासागर ऊपर में। तो सबसे बड़ा ऊपर में हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अंध महासागर अटलांटिक महासागर को कहते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। अंध महासागर किसको, अंध महासागर को, क्योंकि वहां से जो भी जहाज जाता था ना एकदम धुंधला टाइप का दिखाई देता था, इसी वजह से उसको अंध महासागर। और यही पे कहेगा कि अंध महाद्वीप कौन सा है, तो आपको दक्षिण मतलब अफ्रीका महाद्वीप कहना है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन स्थानीय निकाय के बारे में। तो 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत और 74वां संविधान संशोधन आप लोग का नगर पंचायत के बारे में, क्या नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद जो भी है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 1993 में जो है संवैधानिक अधिकार मतलब जाकर सबसे पहले जो है 1993 में इसका जो है संवैधानिक अधिकार मिला। तो आपको क्या करना है, 1/3 सीट महिलाएं, 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 84वां संविधान संशोधन से हम लोग का जो है 2026 तक लोकसभा का सीट को जो है आरक्षित रखा गया है। तो वही 84वां संविधान। झारखंड जो है 28वां राज्य बना था, यही आपका 84वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो 26वां, 27वां और 28वां 3 राज्य एक साथ बना था ना 2000 में। तो कितना बना था आपका पहले 1/9/15 यानी 1 तारीख को आपका 26वां छत्तीसगढ़ बना, 27वां उत्तराखंड बना था और 28वां झारखंड बना था बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे 15 नवंबर 2000 को, ओके। चलिए आगे चलते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। तो पेशवा बाजीराव जानिए जो शिवाजी थे, ठीक है। शिवाजी साहू का जो है इतना बात जानिए कि बाजीराव प्रथम जो है ये जो है हैदराबाद के निजाम के साथ खेरा का पालखेरा का युद्ध भी लड़ा था, ठीक है। इसी ने जो है बोला था अपना साहू को बोला था कि जो है जड़ जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में मतलब मुगल के बारे में बोला था कि मुगल का जो है जड़ हिल चुका है, वहां पे हम लोग अपना अटैक करिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रतापी पेशवा था। तो पेशवा किसको, प्रधानमंत्री को कहते थे, ठीक है। तो इसी ने जो है अटक से लेके कटक का नारा दिया था। अटक मतलब उड़ीसा और कटक मतलब उड़ीसा और अटक जो है आपका कहां पे पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। तो वो इतना दूर तक अपना झंडा फहराना चाहता था मगर ऐसा हुआ नहीं, तो उड़ीसा को वो जीत नहीं पाया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। देखिए बुंदेलखंड कहां है, तो बुंदेलखंड आप लोग जानते हैं यूपी में बगलखंड बुंदेलखंड है ना, यूपी और एमपी के बॉर्डर वाला एरिया को बगलखंड। मालवा एमपी में पड़ता है, गुजरात वो वाला एरिया में लोग का था, क्योंकि बीजापुर उधर ही था उस टाइम, ओके। चलिए भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाएगा। तो देखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में है, ठीक है। शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में है कि नहीं। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा, अध्यक्ष मतलब कार्यपालिका का मुख्य होगा, तो आर्टिकल 53 में है कि नहीं। भारत का निर्वाचन मतलब भारत का एक राष्ट्र निर्वाचक मंडल होगा 54 में, निर्वाचन का जो पद्धति होगा 55 में है। इतना तो याद रखिएगा, ठीक है। और 57 में दोबारा से राष्ट्रपति पद में मतलब चुनाव लड़ सकता है। तो क्या बोलता है कि भारत का राष्ट्रपति का पद शपथ कौन दिलाता है। तो आपको क्या कहना है, आपको सब जब भी पद का शपथ दिलाएगा तो आप भारत का कहां है भाई, राष्ट्रपति नहीं है क्या। भारत के राष्ट्रपति को पद का शपथ, भारत का मुख्य न्यायाधीश कहां चला गया, हाँ भारत का मुख्य न्यायाधीश है डी नंबर में, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, ओके। कितना में 60 में शपथ दिलाता है, ओके याद रखिएगा, ठीक है। कार्यपालिका का मुख्य होगा आर्टिकल, एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 में, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए राज्यसभा के कार्यकाल के सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए होता है। हर 2 वर्ष बाद जो है 1/3 उसका सदस्य क्या हो जाता है, अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है। तो ये बात आपको याद रखना है। उसका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 30 साल। टोटल राज्यसभा सीट कितना है, 250 है। 12 को मनोनीत होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अभी कहेगा कि कितना होता है, तो 235 का मतलब 250 में से 245 का जो है आपको अभी राज्यसभा का सीट निर्वाचित होता है, जिसमें से 12 का घटा दीजिएगा तो वो सारा आपका निर्वाचित मतलब राज्यसभा सदस्य हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100 वर्ष। और 1/3 मतलब 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, उसका मनोनीत किया जाता है, ठीक है भारत में। और ये देखिए चलिए रहने दीजिए। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है। मुगल शासक तो मुगल जानते हैं, मुगल सत्ता पानीपत के युद्ध के बाद पड़ता है, ठीक है। अब बाबर से कहानी शुरू होता है। बाबर, हुमायूं, अकबर,
जहांगीर, शाहजहां, ठीक है ना, तो वही आपको क्रम बैठा देना है। तो अभी आपको क्या बोले 1526 से शुरू कीजिएगा, तो 1526 में अकबर का मृत्यु हो जाता है, बाबर का मृत्यु हो जाता है। बाबर के मृत्यु के बाद फिर हुमायूं बैठता है, फिर हुमायूं निर्वासन हो जाता है, फिर सरहिंद के युद्ध के बाद 1555 में आके गद्दी में बैठता है। तो 1555 से लेकर फिर 56 में उसका मृत्यु हो जाता है जनवरी में, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना। उसके बाद फिर अकबर बहुत कम उम्र में आके बैठता है, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध, सुनिए, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1756 में और 1556 में, ठीक है, और तीसरा युद्ध 1761 में, ठीक है, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा आपका हुमायूं हो जाएगा, हुमायूं के बाद अकबर हो जाएगा, अकबर के बाद जहांगीर हो जाएगा, जहांगीर के बाद शाहजहां हो जाएगा। फिर क्या कि शाहजहां के बाद कौन बैठा, तो शाहजहां के बाद इसका पुत्र बैठा औरंगजेब, दाराची को उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। चलिए लंबा जाएगा, इतना नहीं जानिए तो है। फिर इसको राजापहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? देखिए राजापहरण नीति सबसे पहले 17 को 1948 में, ठीक है। 2-3 को बहुत पूछता है, झांसी को 53 में, ठीक है, अवध को 56 में, ये 3 को कहिएगा, ठीक है। संबलपुर, उम्बलपुर, जैतपुर 49 में था, ठीक है। बघाट 50 में था, ये याद रखिएगा। तो ये डलहौजी लेके आया था, ठीक है। तो आपका कौन हो जाएगा आंसर? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये बात आप लोग जानते चलिएगा। चलिए, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन होता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन थे? बंगाल का पहला, देखिए एक था लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है आपका 1813 से लेके 1809, मतलब चलिए रहने दीजिए। राज्य हड़प नीति कौन हो जाएगा आपका? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लोथल बोलता है कि किस राज्य में, तो लोथल गुजरात में है, भगवान नदी में है कि नहीं है? रंगनाथ राव जो है इसका खोज किए थे, है कि नहीं? गुजरात में पड़ता है। लोथल जो है गोदीवारा था, यानी एक लोथल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। इतना बात समझते चलिएगा। चलिए, ये निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़ा हुआ? देखिए पनामा नहर, जैसे अभी आपको क्या बोले हैं स्वेज नहर ना, उसी तरह से पनामा नहर है। तो पनामा नहर क्या है? प्रशांत महासागर को किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर से, या फिर आपके कैरिबियन सागर से भी बोल सकते हैं। रुकिए थोड़ा दिखा देते हैं, तो कहिएगा कि सर कुछ बताइए नहीं रहे। बताने का तो सर बहुत कुछ है, बताना ही बताना चाहते। देखिए ये आप देखिए, ये आपका पनामा नहर है, यहाँ पे पनामा है, ठीक है, ये पनामा है, यहाँ पे ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक के महासागर का यही भाग है ये आपका कैरिबियन सागर, और ये जितना भी द्वीप हो जाएगा ये कैरिबियन द्वीप है, समझे। तो यहीं पे है, 82 किलोमीटर लंबा है। 1914 में इसका स्थापना, मतलब इसको बनाया गया था, समझे। और यहाँ पे एक झील है, बहुत बार पूछता है, गाटून झील। याद रखिएगा कि पनामा नहर के अंदर जो झील है वो गाटून झील है, 82 किलोमीटर लंबा है, 1914 में बना था, और ये पनामा के अंदर है। पनामा का राजधानी पनामा सिटी है। और ये आपका जो देख रहे हैं ये आपका वेनेजुला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सॉरी, ये कोलंबिया है, ये वेनेजुला है, ये ब्राजील है, ये आपका इक्वाडोर है, ठीक है। ये सारा चीज आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे आपका इधर से होकर के ये आपका 0 डिग्री जाता है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील होते हुए निकलता है, ठीक है। और यही आपका है पनामा, यही है पनामा ना, 1914 में इसका स्थापना होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझ के, ये आपका प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, इसी के भाग में इसको कैरिबियन सागर कहते हैं। यहाँ पे जितना भी छोटा छोटा देश है ना, इसको क्या बोलता है? इसी को बोलते हैं कैरिबियन देश। और यही सारा देश मिला करके जो वेस्ट इंडीज हम लोग देखते हैं ना, वेस्ट इंडीज जो खेलता है क्रिकेट, तो यही सारा देश मिला करके हम लोग वेस्ट इंडीज कहते हैं, जिसके पास आपको क्या हो जाएगा? बहामास हो जाएगा, ग्वाटेमाला हो जाएगा, छोटी छोटी सब सारा देश है। ये ग्रेटर एंटीज, लेसर एंटीज मिला करके छोटा छोटा सा देश बनता है। हैती है, जमैका है, सॉरी इधर छोटी छोटी सब देश है, ठीक है। नीचे यहाँ पे आपका टोबैगो है ना, ये सब छोटा देश है। तो ये सब चीज जानेंगे। अमेरिका है, ये मैक्सिको है, जब ये यहाँ पे पनामा है, ठीक है ना, ये सारा देश है। चलिए रिवीजन करा रहे हैं। ये क्या सीरीज है आप लोग का? ये क्या है आप लोग का? रिवीजन सीरीज है, ठीक है। रिवीजन सीरीज में हाँ, कैसा कौन सा नंबर में थे? नहीं रहा है, हाँ यहीं पे थे। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में पनामा नहर है? तो पनामा नहर के बारे में आपको बोल दिए, तो क्या हो जाएगा? इधर प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर है, तो क्या हो जाएगा आपका? अटलांटिक और प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव भी के एम मुंशी ने 1950 में शुरू किया था, ठीक है। बहुत बड़े राजनीतिक भी थे, ठीक है, और अपना पर्यावरण भी थे। के एम मुंशी हो जाएगा आपका, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जानते हैं, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे के बारे में पहला जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करते थे 1958 में, ठीक है। महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। भूदान आंदोलन चलाए थे ये, इसको तो आप लोग जानते चलिएगा, ठीक है। ये जो है भूदान आंदोलन चलाए थे 1951 से, ठीक है ना, और 1983 में इसको भारत दिया गया था। इसके बारे में क्योंकि एग्जाम में पूछता है, मैं इसी वजह से। और सबसे पहले भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से चला था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसी वजह से। महात्मा गांधी को आप लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को भी जानते हैं आप लोग, इतना इसके बारे में नहीं बताएंगे।
जाएंगे अभी। डफला तथा सीपो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो डफला मिजो ये सब क्या अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना था, है कि नहीं? अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहते थे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहते थे, अंग्रेज के जमाने में वो चलता था, ठीक है। 1987 में इसको राज्य का दर्जा मिला है, ओके। और यहीं पे जो है आपका हमेशा जो है अब विवाद चलता रहता है चाइना के साथ, ठीक है ना। चलिए अब आइए, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, साइलेंट वैली केरल में है, ठीक है। ये जो है जैव विविधता के लिए बहुत धनी मनी माना जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका साइलेंट वैली कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ओके। चलिए ठीक है। तुजु दर्रा पाए, तुजु दर्रा भारत के किस देश में शामिल है? किस देश में मतलब तुजु दर्रा जो है किस देश में? तो मणिपुर में पड़ता है। मणिपुर में अभी आप लोग जानते हैं वायलेंस चल रहा है, ठीक है। वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, तो म्यांमार के साथ हम लोग स्थल सीमा और स्थलीय सीमा दोनों साझा करते हैं, तो म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। म्यांमार से दो चीज याद रखिएगा करंट के इशू से, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है, तो अभी आप लोग को पूछ सकता है सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में है। सितवे बंदरगाह म्यांमार से लेके पश्चिम बंगाल को मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट तक जोड़ता है, और यहाँ पे एक कालादान प्रोजेक्ट चलता है म्यांमार के साथ, तो यह आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तुजु दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा, ओके। चलिए, भारत में दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पे? देखिए, एगो है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहेगा तो सबसे उत्तरी बिंदु है, और इंदिरा पॉइंट कहेगा तो सबसे दक्षिणी बिंदु है, और ये क्या है? ग्रेट निकोबार में है। वहीं पे कहेगा कि कन्याकुमारी वो मुख्य भूमि में है, ये मुख्य भूमि में ना हो करके आपका द्वीप में है, तो द्वीप में हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार को ही हम बड़ा निकोबार कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे, ठीक है। ये जो है इंदिरा पॉइंट को हम लोग पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कालीमेरी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? देखिए, सबसे लंबा बांध हो जाएगा तो हीराकुंड, कौन? महानदी नदी पे है। नागार्जुन बांध कौन? कृष्णा नदी पे है, ठीक है। रिहन बांध रिहन नदी में है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पे, ठीक है। पृथ्वी के भूपृष्ठ के स्तर पर सबसे नाम से देखिए सियाल सीमा निभ है, ऊपर वाले को सियाल कहते हैं, उसके बाद सीमा, फिर उसके बाद निभ। सियाल सिलिकॉन और अल्युमिनियम सबसे ऊपरी परत में सबसे अधिक हम लोग का क्या सिलिकॉन ही पाया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? सियाल हो जाएगा, ओके। तो ये 34 किलोमीटर तक जो करस्ट मेंटल और कोर होता है ना, तो 34 किलोमीटर तक जो है करस्ट वाला भाग होता है, ठीक है। करस्ट वाले भाग को ही हम लोग सियाल कहते हैं, जिसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर, मिसोस्फीयर, फिर स्टेनोस्फीयर होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? सियाल हो जाएगा। सीमा का जाके सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। निफे का निकेल और फेरस हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सबसे नीचे वाला परत होता है, 34 किलोमीटर तक होता है इसका भूपर्पट्टी के सबसे ऊपर वाला, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, क्या क्या बोलता है? किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता को अंग्रेज में अनुवाद, मतलब अंग्रेजी में भागवत गीता, ठीक है, भागवत गीता में बात जानते हैं आप लोग, तो उसका कौन हो जाएगा? चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। ये देखिए कब किया था, इसकी ये जो है 1784 हाँ 84 में ही किया था, ठीक है। जॉन मार्शल जो है ये क्या जो हम लोग का जो है पूरा तात्विकवाद जो है, जो खुदाई उदाई करके जो हम लोग करते हैं, अभिलेखीय साच करते हैं, तो उसके जॉन मार्शल उसी की अध्यक्षता में ही आपका हड़प्पा सभ्यता का बहुत सारा खुदाई हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है पुरातत्वविद का पिता कहा जाता है, और विलियम जोन्स के बारे में जानते हैं, ये कौन थे? ये हम लोग जो मनुस्मृति है ना, जो मनुस्मृति जो हिंदू विधि ग्रंथ है, ठीक है, उसी को जो है ये आपका हिंदी में मतलब अंग्रेजी में इसको अनुवाद किया था। तो ये तीन आदमी का याद रखिएगा। चार्ल्स विल्किंसन कौन सा हो जाएगा? भगवत गीता का किया गया था, मतलब अंग्रेजी अनुवाद किया था, और जॉर्ज विलियम जोन्स किसका किया था? तो आप ये कह सकते हैं मनुस्मृति का किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विकवाद का पिता कहता है, ठीक है। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में आपका हड़प्पा में ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल है, उसके इसमें जॉन मार्शल की अध्यक्षता में खुदाई करवाया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेश में अपना दूतावास खोला था? देखिए, आधुनिक तर्ज पर तो देखिए फ्रांस से ना बहुत ज्यादा प्रभावित था, और हैदर अली मतलब टिप्पू सुल्तान, सॉरी हैदर अली कौन था? टिप्पू सुल्तान का बाप था। तो ये टिप्पू सुल्तान जो है क्या चाहता था ना, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फ्रांसिस कंपनी आया था, डच आया था, पुर्तगाल आया था, तो उसी तरह का कंपनी बनाना चाहता था, और अलग अलग देश में अपना दूतावास खोला था कि दूतावास होगा, फिर वहां से अपना व्यापार जाएगा, ठीक है। बहुत आधुनिक तर्ज के तरह सोचते थे ये, ठीक है। तो बेचारे मारे गए 1799 में चौथा अंगल मैसूर युद्ध में, ये बात आप ये लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये और वेलजली उस टाइम जो है भारत का क्या था? आपका गवर्नर जनरल था, तो ये बात आपको थोड़ा सा जानते चलना है। तो टिप्पू सुल्तान ही चाहते थे, ये जानते हैं, फ्रांस में खोला था, तुर्की में खोला था, आपका पिगू यानी म्यांमार में, ये सब जगह में दूतावास खोला था आपका कौन? ये टिप्पू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा क्या कहता है? मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा पे लागू कर सकता है। देखिए, मातृभाषा के बारे में बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है ना कि 343 से लेकर 351 तक आपका क्या है? मातृभाषा के ही बारे में कहा गया। फिर 352 में आपका आ जाता है ये
क्या बोलते हैं ना, आपात जो लगता है 352, 356 और 360, तो यहाँ पे 343 से शुरू कीजिएगा। तो 343 में क्या हो जाएगा ना, आपका भाषा के बारे में क्या, 344 में भाषा योग बनेगा, ठीक है। तो मातृभाषा को और हिंदी को जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा 351 में, और मातृभाषा के अनुदेश पर प्राथमिक शिक्षा देने की बात कहेगा 350 के ए में, ठीक है। अब ये चीज आपको थोड़ा सा जान लेना, 345 और 46 जो है आपका मतलब राज्य और केंद्र के बीच जो बात होगा तो उसके बारे में कहा गया है, और 47, 48 उच्च न्यायालय के बारे में, मतलब जो न्यायालय का जो भाषा होगा उसके बारे में कहा गया है। तो ये याद रखना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, 350 का ए हो जाएगा। ओके, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जानते होइएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। रोपर कहाँ पे, सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में। और कालीबंगा कहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे कालीबंगा कहाँ पे, आपका राजस्थान में है। राजस्थान, हाँ राजस्थान में ही है, ठीक है। कौन नदी के किनारे में है ये भैया, ये कालीबंगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपर सतलज नदी के किनारे, और कालीबंगा जो है आपका भगवा नदी के किनारे। आपका कौन सा था, कालीबंगा। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं, अभी याद आएगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। एनीमोमीटर क्या करते हैं, हवा का वेग मापते हैं। सिस्मोग्राफी भूकंप मापते हैं, ठीक है। साइक्रोमीटर क्या करेंगे, आपका आर्द्रता मापते हैं। और बैरोग्राफ दाब को मापते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिला लीजिएगा, मिला करके जो आंसर होगा वही होगा। एनीमोमीटर हवा का वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, ठीक है। माइक्रो ये क्या है, साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर किसका, आर्द्रता के लिए। और बैरोग्राफ क्या हो जाएगा, आपका दाब के लिए। बैरोमीटर जिसको बोलते हैं, याद ग्राफ में से डरना नहीं है। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा जाता है, अभी बताए थे, वेलजेली सहायक संधि लेके आया था, ठीक है। इसी ने सबसे पहले हैदराबाद को जो है सहायक संधि के थ्रू मिलवाया था। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड वेलजेली हो जाएगा। ओके, डी नंबर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, ये कौन था, तो ये इसके बारे में क्या कहिएगा, कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसी के अस्थायी बंदोबस्ती इसी के समय में आया था, ठीक है। इसी ने शासन प्रणाली को सबसे पहले जो है जिला उला में मजिस्ट्रेट उजिस्ट्रेट जो है कॉर्नवालिस के ही समय में होता। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा बंगाल का। ओके, चलिए। हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री भारत की, तो हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, ह्वेनसांग आया था। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, ठीक है। आप लोग जानते हैं ह्वेनसांग। अभी हर्षवर्धन के बारे में बोला थे 600 लेके 647 तक, ठीक है। ये 630 से लेके 645 तक ये भी रहे थे। ह्वेनसांग चीनी यात्री थे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये राजकुमारों का राजा कहा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ह्वेनसांग को देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए, बोलता है निम्नलिखित में आपका क्या है ना, इधर शास्त्रीय संगीत है, मतलब कहाँ पे जो आपका होता है ना, आपका जो पूजा उजा होता है अलग अलग स्टेट में, तो उसी के तमिलनाडु में क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु में क्या पोंगल होता है। कहाँ है पोंगल भाई, पोंगल कहाँ है, हाँ देखिए तमिलनाडु का पोंगल हो जाएगा। ओनम केरल का हो जाएगा। अभी जो है आपका ओनम ही हो रहा था केरल में, ठीक है। उसके बाद असम जो है, असम का क्या हो जाएगा, भोगली भी हो जाता है। और पश्चिम बंगाल का क्या हो जाएगा, डोल नृत्य होता है। तो ये सब क्या है, ये सब वहाँ का त्योहार है, और ये आपका स्टेट का नाम है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु का पोंगल, केरल का ओनम, असम का बिहू, और पश्चिम बंगाल का डोल पूर्णिमा। चलिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो 1942 में कौन था, लॉर्ड लिथो था। तो उसके बाद बेबल आया था। उसके बाद आपका कौन, माउंटबेटन आया था। ये बात आपको याद रखना है। और अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, ठीक है। और पहला भारतीय गवर्नर जनरल भारत का कहेगा तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और ये सी राजगोपालाचारी को 1954 में भारत स्वतंत्र भी दिया गया था, ठीक है। गांधी जी के क्या थे, समधी थे। लास्ट वाला बेटा का शादी इसी के बेटी से करवाए थे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। चलिए आइए, जवाहरलाल नेहरू ने कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो एक बार बांधा 29 में बने थे। लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जहां पे पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, है कि नहीं है। उसी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से प्रारंभ होता है। उसके बाद फिर आपका 36 में बना, ठीक है, फैजपुर में। फिर आपका 37 में बना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। बौद्ध साहित्य में लिखा गया था, तो कौन भाषा, पाली भाषा। बौद्ध साहित्य का बात जब भी होगा तो पाली भाषा। संस्कृत भाषा का जब भी बात होगा तो जितना भी पुराण वेद सब संस्कृत भाषा में। अभी संस्कृत दिवस भी हम लोग मनाए, ठीक है। उसके बाद प्राकृत भाषा में जितना भी जैन धर्म की बात होगा तो प्राकृत भाषा में। और तमिल जो है, जो भी आपका पुराना जो साहित्य होगा, जैसे संगम काल का जो भी चीज होगा तो पुराना आपका सब तमिल वाला हो जाएगा, ठीक है। एलिफेंटा के चट्टान को काट करके राष्ट्रकूट ने बनवाया था। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, दंतीदुर्ग थे, पल्लव वंश का सिंह विष्णु था। उसके बाद चोल का आपका विजयालय था, ठीक है। ये याद रखना है। चोल का राजधानी तंजावुर था, पल्लव का है ना, पल्लव का कांचीपुरम था, राष्ट्रकूट का दंतीगुड़, और मान्यखेत इसका राजधानी था, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद करते चलिएगा। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में। आज बाणभट्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाणभट्ट के बारे में 2 किताब बताए थे आपको, एगो इसका क्या था, एगो कादम्बरी था, और एगो हर्षचरित्र। ये दोनों बाणभट्ट का था, ठीक है। और ये किसके, हर्षवर्धन के काल में रहते थे। ओके, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कितना आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 65 में। देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63, ठीक है। राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा,
आर्टिकल 64 में। और उपराष्ट्रपति भारत का, अगर राष्ट्रपति का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है या कोई घटना हो जाता है, राष्ट्रपति का पद संभालेगा तो आर्टिकल 65 में। तो ये क्या पूछ रहा है आपको, राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति कौन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, कितना आर्टिकल में, 63 में। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, कितना आर्टिकल में, 64 में। तो आर्टिकल 64 के तहत एक उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा, पदेन सभापति होता है, क्योंकि अगर वो उस सीट में हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक क्या आपका उपसभापति बन जाता है। तो ये क्या बोलता है कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा नहीं चुना जाता है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा उसका चुनाव होता है। ठीक है, मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों करते हैं। यही पे कहेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग, तो मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं, वो लोकसभा का हो या राज्यसभा को, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और यही पे कहेगा कि उपराष्ट्र यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो जो क्वेश्चन होगा देख लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा भी चुनाएगा, राज्यसभा के सदस्य, और दोनों मिलाकर के निर्वाचित और आपका मनोनीत दोनों सदस्य इसमें वोटिंग में भाग लेता है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। मृग तृष्णा क्या है, तो क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं ना मृग मिचिका, वही है मृग पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 होता है ना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बुझा चूना। देखिए यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या था, CaOCl2, ये याद रखना है। आपका बुझा चूना का बात आ गया तो क्या बोलना है, CaOH, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। वहीं पे कहेगा कि बिना बुझा चुना तो आपको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कहना है। ठीक है, ये तीन चीज आपको यहां से याद रखेगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। बुझा चुना का कहते हैं क्या कीजिएगा, CaOH। ठीक है, अब बिना बुझा चुना कहेगा तो क्या कहिएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेगा तो बुझा चुना। तो यही होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बोल दिया। प्रकाश का रंग किसको कौन निर्धारित करेगा, तो उसका तरंग दैर्घ्य करेगा, है कि नहीं है। तरंग दैर्घ्य प्रकाश का रंग कैसा होगा, नहीं होगा, ये कौन करता है, तरंग दैर्घ्य करता है। इसके बारे में बताएंगे तो बड़ा लंबा जाएगा। चलिए बस आंसर मारते चलिए। अगला वाला सेट मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत बढ़िया से बताऊंगा, मेरे पास समय होगा, आज समय का अभाव है, इसी वजह से सेट करा दिए हैं, तो देना बहुत जरूरी था, मैं इसी वजह से करा रहा हूँ। ठीक है, सूरज की असीमित ऊर्जा का, देखिए सूरज दो तरह का, जितना भी प्राकृतिक कोई भी घटना होगा तो नाभिक के संलग्न होगा। जो कृत्रिम चीज से, जैसे हाइड्रोजन बम, मतलब परमाणु बम, वो क्या है, नाभिक के विखंडन होता है। ठीक है, नाभिक के विखंडन क्या होता है, एक बड़े अणु छोटे परमाणु में टूट जाएगा। और नाभिक के संलग्न में क्या होता है, दो छोटे अणु एक बड़े परमाणु, मतलब छोटा परमाणु एक बड़ा परमाणु। जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है, सूरज क्या है, वहां पे सबसे अधिक क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन किसमें, दो करके हीलियम में टूटता है, तो वही है। तो नाभिक के असीमित हो जाए तो क्या पे था भाई, क्वेश्चन क्या था, सूरज का असीमित ऊर्जा का क्या हो जाएगा, नाभिक के संलयन। जो भी प्राकृतिक चीज में होगा तो नाभिक के विखंडन नहीं होगा, नाभिक के विखंडन जो भी होगा कृत्रिम होगा, कृत्रिम प्रक्रिया होता है। जैसे परमाणु बम बना, नाभिक के विखंडन होता है, बहुत खतरनाक प्रक्रिया होता है नाभिक के विखंडन में। ठीक है, ये क्या है, दो छोटा नाभिक एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है नाभिक के संलयन में। जैसे अभी आपको क्या बोले, सूरज में क्या है, सबसे अधिक हाइड्रोजन है, कितना परसेंट है, लगभग 73% के करीब है, उसके बाद 24% के करीब आपका हीलियम होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है ना, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, फिर हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, नाभिक के संलयन हो जाएगा। ओके, एक शाकाहारी को अपने शरीर में के लिए आवश्यक फास्फोरस, देखिए फास्फोरस कैल्शियम जो भी मिलता है वो दूध से मिलेगा, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है, और मछली से विटामिन आपको ए भी मिलता है और डी भी मिलता है। तो जो भी आपका ए ही मान के चलिएगा, डी नहीं मान के चलिएगा, ए मान के चलिएगा, अलग अलग किताब में देता है, इसी वजह से मैं आपको बता दिया हूँ। सोयाबीन सबसे अधिक प्रोटीन इसी में मिलता है 46%। दूध में जो है हम लोग को सारा चीज मिलता है कार्बोहाइड्रेट छोड़ के, तो ये आपको दूध मार देना है, कैल्शियम फास्फोरस। ठीक है, जितना भी हम लोग का जरूरत होता है ये सारा चीज आपको यहीं से मिलता है, दूध से मिलता है। ठीक है, चावल कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। ओके, अब आइए, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो देखिए मानव शरीर में हम लोग का कितना होता है, क्रोमोसोम 46 होता है। ठीक है, 23 जोड़ा जानते हैं आप लोग। ठीक है, लड़का या लड़की होगा किसी का, वो कौन उसका जिम्मेदार है, पुरुष होता है। ठीक है, तो पुरुष में क्या मिलता है, पुरुष में मिलता है 22x + y। ठीक है, और लड़की में क्या मिलता है, 22 + XX मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी आदमी का बेटा या बेटी यानी जो भी पुत्र होगा वो डिसाइड कौन करता है, तो हमेशा पुरुष करता है। ठीक है, पुरुष क्रोमोसोम करता है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 46। गेहूं का कितना होता है, 42 होता है। ठीक है, 44 किसका, खरगोश का होता है, और 48 जो है बहुत चीज का होता है, आपका तंबाकू का होता है, चिंपांजी का होता है, बहुत सारा 48 का होता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये किसका बोले, मनुष्य का बोले, गेहूं का 42 बोले हैं, 44 किसका बोले हैं, खरगोश का बोले हैं। ठीक है, सबसे चलिए, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, प्रिस्टले ने किया था। विलियम हार्वे क्या, रक्त परिसंचरण का खोज
विलियम हार्वे। और वहीं पे कहेगा कि रक्त समूह का खोज कॉलिन स्टीनर, ठीक है। रदरफोर्ड ने किया, नाभिक का खोज किया था। मेंडलीफ आवर्त सारणी दिया था। अब कहेगा कि यहीं पे आपको क्या, आपको कहेगा कि अब मतलब न्यू आवर्त सारणी के मोस्ले हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे आपका 3 आदमी, तिर्यक नियम, डोबनियर, ठीक है, अष्टक नियम आपका नहीं, तिर्यक नियम आपका यहाँ पे 2 आदमी ना, एक वो डोबनियर थे, डोबेनियर, तिर्यक नियम और अष्टक नियम। अच्छा देख लीजिएगा इसको, मेंडलीफ आपका हो जाएगा, मेंडलीफ आधुनिक आवर्त सारणी, मोस्ले आवर्त सारणी को दिया था मेंडलीफ, प्रिस्टले ऑक्सीजन का खोज किया था, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण का किया था, ठीक है। और रदरफोर्ड जो है नाभिक का खोज किया था, है कि नहीं है। अब उसके बारे में हम आपको बताते हैं, अष्टक नियम और तिर्यक नियम हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, बता देंगे। प्रेशर कुकर में भोजन के पकाने के समय को कम कर देता है, क्योंकि देखिए प्रेशर कुकर क्या होता है, प्रेशर कुकर में अगर डालिएगा तो क्या हो जाएगा ना, प्रेशर अधिक हो जाएगा। तो प्रेशर अधिक होगा तो कोई भी चीज जल्दी उबलेगा कि नहीं उबलेगा। तो कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, कुकर के भीतर क्वथनांक घट जाता है उसमें, तो क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जो काम आधा घंटा में होगा वो काम आपका 10 मिनट में कर लेता है, ठीक है। चलिए आइए, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है वो क्या, कोई भी वस्तु का रंग अगर कुछ भी दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट करने के कारण। अगर हम आपको, आप मेरा ये शर्ट अगर ब्लैक देख रहे हैं तो कारण क्या है ना, कि ये वाला जो ब्लैक वाला है ये क्या करता है ना, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो अगर सारे चीज को अवशोषित कर लेगा वो ब्लैक हो जाएगा। अगर कोई चीज लाल दिखता है तो अपने पिगमेंट की वजह से वो लाल को आपके आंख की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये चारा आपका क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों तक पहुंचने में समय लगता है, तो कि सूर्य से यहां तक आने में यानी 8 मिनट 17-18 सेकंड के करीब करीब लगता है। और ये पे चांद से पृथ्वी तक अब जो रोशनी आने में 1.3 सेकंड लगता है। तो ये याद रखिएगा, था इसमें क्या है 8 मिनट 17-18 सेकंड कहने दिया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। देखिए इसका 2 स्थिति होता है, क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी क्या है, जियोड है, ठीक है, थोड़ा सा कहीं दबा हुआ है, उबड़ा हुआ। तो जहां पे जल दबा हुआ होगा तो वहां पे 8 मिनट 17 मिनट लगता है, ठीक है, मतलब 18 मिनट लगता है। और जहां पे उठा हुआ यानी जो थोड़ा फैला हुआ होगा तो वहां पे थोड़ा कम लगता है, तो वहां पे 8 मिनट 16 सेकंड 17 सेकंड, और ऐसे में 19 सेकंड लगता है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, क्या करिएगा आप लोग, क्लोरीन। ऐसे हम लोग क्लोरीन डाल के पानी को शुद्ध करते हैं, ठीक है। सेक्सटेंट क्या है, तो 2 वस्तु, अरे कहां चले गए, ठीक है। सेक्सटेंट क्या है, सेक्सटेंट एक ऐसा है जिसमें निम्नलिखित में से मापन 2 वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापते हैं सेक्सटेंट से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर। ओके आइए, क्रिकेटर के गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे की ओर हम लोग खींच लेते हैं, क्यों, संवेग, संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है, m * v मास, क्या होता है, मास और वेग होता है। अब छोड़ा मास और वेग होता है ना p, तो ये होगा संवेग संरक्षण के कारण ही होता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ठीक है। पायरिया क्या है, पायरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। एंटीएमीबा जिंजावेलिस की वजह से होता है, ठीक है, मशरूम में होता है, ठीक है। प्रोटोजोअल बीमारी है, ये याद रखिएगा। प्रोटोजोआ जानता है ना, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। चलिए, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है। चलिए, पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाता है तो क्या हो जाएगा। अब देखिए पानी के अंदर अगर पानी के ऊपर कोई भी चीज डाल दीजिएगा, वो कुछ भी डाल दीजिए, जितना उसका वेट मतलब जिसका आयतन होगा वो पिघल जाए तब भी उतना ही है, नहीं पिघलेगा तब भी उतना ही होगा। तो अपरिवर्तित रहेगा। और कहेगा कि कितना भाग ऊपरता है, तो क्या कहिएगा 9/10, यानी 1/10 भाग, 1/9 भाग ऊपर में रहता है, बाकी बचा नीचे चला जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। अगर बड़ा क्षेत्र होगा तो 1/9 हो जाएगा, छोटा क्षेत्र हो जाएगा 1/10 होगा, ये बात याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, पानी परिवर्तित नहीं होगा। चलिए आगे चलिए, ये क्या है, पिसा की झुकी हुई मीनार, इटली में है ना झुकी हुई मीनार, इटली। अभी इटली के बारे में बताए थे, मित्रराज धुरीराज बताए थे अभी आपको, तो वही सेंट्रल पावर था, धुरीराज था आपका कौन, इटली, ठीक है ना। तो वही इटली, वहीं पे आपका फांसीवाद था, मुसोलिनी इटली का ही था, तो वही बोलता है। वहीं पे आपका क्या है, झुका हुआ मीनार है। तो क्या बोलता है, झुकी हुई मीनार जो है, पिसा क्यों नहीं गिरता है, तो यहाँ क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि गुरुत्व उसका क्या है, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर होता है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब ऊर्ध्वाधर होता है ना तो उसका मीनार के अंदर उसका जो है गुरुत्व केंद्र रहता है, इसी वजह से वो गिरता नहीं है, ठीक है। ये 7 अजूमा में आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। एक एंगस्ट्रम में कितने बराबर होता है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और ये पे अभी मीटर में रहता तो क्या हो जाता, 10 के पावर -10 मीटर में हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है तो क्या देता है, ऑक्जेलिक अम्ल देता है, ग्लाइकोल ऑक्साइड देता है, ग्लाइकोल की उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आइए, इस सबको आप लोग बना ही लिए होइएगा, अगर नहीं बनाई ये होइएगा तो दिखा देता है, अभी बनाने का समय नहीं है। इसका 1 आंसर हो जाएगा, सी नंबर। cos x थीटा x स्क्वायर का मान रखिएगा तो सी हो जाएगा, ठीक है। व्यंजक को इसको भी कर लीजिएगा, इसका -1 हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको हल कीजिएगा तो -1 आ जाएगा। यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये, बता ही देते हैं आप लोग को, ठीक है। कितना दौड़ाएंगे भाई, थोड़ा बता देता है सर, ठीक है। देख लीजिए, यदि किसी वस्तु का लागत 26 रुपया है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए सीपी
सीपी कितना है 26 रुपया, ठीक है। तो 15% लाभ पर बेचा जाए तो 100% बराबर 26 रुपया, ठीक है। 100% बराबर कितना हो गया 26, 15% लाभ, तो कोई भी अपने चीज में अपने आप में 100% होता है, लाभ होगा तो 15% बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 115%, 115 100% तो इतना कर दीजिएगा ना, 100 गुना 115 कर दीजिएगा, ठीक है। जो होगा वही आंसर काट देगा, काट देता है। ये कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, इधर कितना हो जाएगा 5 3 15, 23 पंचे इतना हो गया। अभी कटेगा कहीं पे, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो इधर कितना हो जाएगा 26 गुने 23 बटा 20। इसको हल कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। 29 रुपया 90 पैसा आएगा शायद, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, ओके। आगे चलिए, देखिए हो सके हम हल नहीं कर रहे हैं तो गलती पलती आप लोग उसको हल कर लीजिएगा, इतना सोल्यूशन करने आप लोग को आता है। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है एक टेलीफोन के खंभे को, लीजिए सर बता देता है। देखिए क्या बोलता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो इसका डिस्टेंस मतलब इसका दूरी कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 100 मीटर, ठीक है। और इसका जो है वेग कितना है 20 किलोमीटर, और हमको क्या मांग रहा है, कितना टाइम मांग रहा है। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है किलोमीटर में है, नहीं सॉरी किलोमीटर में, तो इसको हमको मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 20 गुने चेंज करेंगे तो 5/18 करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इधर कितना हो जाएगा 100, और इधर कितना हो जाएगा, कितना आपको बोले है 100 दूरी हो जाएगा 20, इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 5 100, इधर 100 हो जाएगा 100, ये 18 ऊपर में चला जाएगा, तो ये 18, ठीक है। 100 कट गया, 18 सेकंड है, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये किसी न्यूनतम संख्या में 6155 से घटाया जाए तो उत्तर संख्या पूर्ण कितना होगा, देख लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग को हम दे चुके हैं, बना लीजिएगा। ये सब आपका कैलकुलेटिव है, कोई खास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का मान सबसे बड़ा होगा, भिन्न को निकाल करके देख लीजिएगा। यही 11/19 होगा या जो भी होगा देख लीजिएगा। ये सब सिंपल है, कोई खास नहीं है। जो बताने वाला लायक होगा तो हम उसको, ये इसका एक्स का मान पूछ रहा है, निकाल लीजिएगा। ये सब सिंपल है। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 और 0 के बीच होता है, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 ना, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√3, यही होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। 1 और 0 के बीच होगा। कितना मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज के दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर जो है मिश्रण 225 रुपया हो जाएगा। तो देखिए 3 महीना बोला है, अगर ब्याज अर्धवार्षिक हो, ठीक है, तो टाइम डबल हो जाता है, रेट आधा हो जाता है। तो अब 3, ये क्या है, ये आपका 3 यानी ये 4 किस्त में होगा, तो ये क्या हो जाएगा चौगुना हो जाएगा, टाइम चौगुना हो जाएगा, और ये 1/4 कम हो जाएगा, ठीक है। विश्व मौसम संगठन, चलिए विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव किसे, WMO का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है, ठीक है। WMO का जो पहली महिला बनाई है कौन है, सेलेस्टा सोले है, ठीक है, याद रखिएगा, डी नंबर हो जाएगा। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय लंदन में है, याद रखिएगा। विश्व मौसम संगठन का जो है पहली महिला बना है सोलेस्टे सोलो। विश्व पर्यावरण दिवस कै तारीख को, 5 जून को मनाते हैं। सबसे पहली बार 1973 में बनाए थे। 72 में सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था पर्यावरण के लिए, ठीक है। इस बार का जो है थीम क्या रखे हैं, तो प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करो, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, तो यही करना है। प्लास्टिक प्रदूषण क्या है, इसका समाधान करना है, बी नंबर आंसर ले लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने फतेह नामक एक पहली अपना स्वदेशी मिसाइल का जो है अनावरण किया है, तो क्या हो जाएगा आपका, फतेह को ईरान किया है, ठीक है। ईरान को याद रखिएगा, ठीक है। अभी ईरान जो है एक ड्रोन भी बनाया है, ठीक है ना, तो ये भी आपको मुजाहिर नाम से ये याद रखेगा। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन हो जाएगा, अभी सांची हो जाएगा। अभी शिवराज सिंह चौहान जो है सांची में सोलर सिटी का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। सांची बौद्ध स्तूप के लिए भी फेमस है। बौद्ध स्तूप सांची को विश्व विरासत सूची में 1989 में दिया गया था, ठीक है। अभी इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। प्रत्येक साल जो है ना, ये आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका जो है कम करेगा, पता है आपको, बहुत ज्यादा करेगा, लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड का बचत, मतलब उत्सर्जन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये टोटल 1 साल में 7 करोड़ रुपया बचने वाला, ये सांची स्तूप के बारे में याद रखेगा। यूनेस्को के विरासत सूची में, भारत में टोटल यूनेस्को के विरासत सूची में कितना, टोटल 40 है, याद रखेगा, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल कौन जीता है, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के जीते हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन को लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल को कहते हैं, ठीक है। कहेगा कि कौन सा कोर्ट पे होता है, तो क्या कहिएगा, लाल बजरी पे होता है, ठीक है, जिसको या फिर लाल मिट्टी भी कह सकता है। इसमें थोड़ा सा कोर्ट सब याद रखेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट में होता है। ये फ्रेंच ओपन आपका जो है लाल बजरी में होता है, और विंबलडन कहेगा तो आपका घास के कोर्ट में होता है। सबसे पुराना फ्रेंच ओपन कहिएगा तो विंबलडन कहिएगा, ठीक है। अभी विंबलडन भी आपका हो चुका है, ठीक है, आपका स्पेन का जीता है, और ये फ्रेंच ओपन आपका नोवाक जोकोविच जीता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका जो है अभी जो हुआ था आपका कौन ओपन बोल रहे थे, हाँ विंबलडन। विंबलडन आपका कौन क्या बता रहे थे, स्पेन का जीता है, स्पेन का कार्लेस अल्कारेज जीता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कार्लेस अल्कारेज जीता है, याद रखिएगा, कौन, विंबलडन। और
ये नोवाक जोकोविच आपका फ्रेंच जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी नोवाक जोकोविच ही जीता है। तो ये तीनों हो गया ना। देखिए अब तक क्या क्या हो गया, 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, नोवाक जोकोविच जीता, उसके बाद फ्रेंच ओपन हो गया, ये भी वही जीता है, और अभी विंबलडन हुआ है जो कार्लोस अल्काराज स्पेन का है वो जीता है, ठीक है। कैस्पर रूड नॉर्वे का है, राफेल नडाल स्पेन का है, रोजर फेडरर यहाँ पे स्विट्जरलैंड का है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। लाल बहादुरी का बादशाह राफेल नडाल को कहते हैं, ठीक है। फ्रेंच कोर्ट किस में होता है, तो लाल मट्टी पे होता है, ठीक है। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय नाम दिया, बिपरजॉय का मतलब क्या होता है, विपदा, बांग्लादेश ने दिया, अरब सागर में आया था, ठीक है। आपका गुजरात वाला जो कठियावाड़ वाला तट वाला है, महिसाना वाला जिला बहुत ज्यादा प्रभावित था, कच्छ की खाड़ी वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश दिया। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ किया था, तो ओमान की खाड़ी। अभी आपको बता था ना, ओमान की खाड़ी फारस के खाड़ी के बीच हार्मुज जल संधि, तो वही हार्मुज जल संधि है भारत के ओमान के नीचे बगल में, ठीक है। तो आपका कहाँ हो जाएगा, ओमान की खाड़ी। ALV के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो जा रहा है, तो क्या करिए, गलत है, यहाँ पे AI होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। पहला शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में हो रहा है, ठीक है। ओपन आई जो है एक कंपनी है, वो सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है चीज बनाता है, ठीक है ना। अभी चैट GPT भी आ गया है, तो वहीं पे आपका कहाँ पे होगा, ब्रिटेन में होगा, याद रखिएगा। डिजिटल भुगतान में के मामले में कौन सा देश नंबर 1 में है, भारत, क्योंकि UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होता है सबसे अधिक अभी जो है 1 अरब का ट्रांजेक्शन 1 महीना में पार कर चुके हैं, ठीक है ना। तो भारत जो NPCI द्वारा इसको संचालित किया जाता है, UPI को, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो यही डिजिटल भुगतान के मामले में नंबर 1 हम लोग हैं, ठीक है। चलिए आइए, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह रखा गया, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में ही चलता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है आपका अभी मंदिर संग्रहालय भी खोला जा रहा है, ठीक है, घोषणा हो गया है। ये क्या है, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है, देखिए ये सब आपका हो गया हिंदी। हम इतना तक यहीं तक छोड़ देते हैं, आज समय कम है, हमको कुछ काम भी है। अगला सेट जो करेंगे बहुत बढ़िया से करेंगे, आराम से करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं लेना है। आज पहला सेट था, वादा किए थे कि सेट आपको हमको देना है, ठीक है। आप लोग जितने भी आदमी हैं देख लीजिएगा, घबराना नहीं है। मैं बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छा तरीके से मैं अगला सेट करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हर एक मैथ हो या रीजनिंग हो या GK हो, हर चीज कंसेप्ट पेस्ट करेंगे और पर डे करेंगे सेट। आपको ये बात पता है, हम आज थोड़ा सा काम में भी है, बहुत रिलेट हो गया है और वहां पे कहीं जाना जरूरी है, इसी वजह से हम इतना जल्दी किए हैं। जो भी होगा आप लोग अपना देख लीजिएगा, कल मैं सुचारू रूप से बहुत बढ़िया तरीके से आपको अच्छे से डिस्कस कराऊंगा। निश्चित होकर, बिंदास होकर आप लोग सेट मारिए, ठीक है। सेट मारने के लिए आइए और बाकी बचा मैं आपको अच्छा से दे दूंगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग कल नया सेट का और बढ़िया से डिस्कस करेंगे, एकदम समय लेकर के आराम से 2-3 घंटा में आराम से पूरा आपका सेट करेंगे एकदम अच्छा से।